अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे, अगर किसी भी अणु में मतलब किसी अणु के कोई सेंट्रल एटम है तो उसमें अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो उसकी संरचना किस प्रकार से बनेगी। इससे पहले हमने ये देखा है कि अगर सेंट्रल एटम में आपका एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म नहीं है तब संरचना कैसे बनती थी। यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि अगर किसी सेंट्रल एटम में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है तो उसके अणु की संरचना किस प्रकार बनेगी। ठीक, तो यहाँ पे आपका अणु का प्रकार दिया गया है AB2L। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आपका ए जो है आपका सेंट्रल एटम को बताएगा और बी जो है सेंट्रल एटम से जुड़े हुए परमाणुओं को बताएगा, और यहाँ पे जो L लिखा है वो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को दर्शा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे AB2L में, तो यहाँ पे आपका जो बंध युग्म है 2 होगा। देखो AB2L अणु का प्रकार है, इसके उदाहरण में आएंगे आपके O3, SnCl2, NO2 और SO2। ठीक है, ये है AB2L प्रकार के अणु के उदाहरण। तो इसमें क्या होता है, आपका बंध युग्म 2 है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म 1 है। देखो यहाँ पे बंध युग्म 1 और 2 है और एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे 1 है। ठीक, उसके बाद क्या है यहाँ पे आपका तो चलिए इसका स्ट्रक्चर किस प्रकार से बनता है उसको देखते हैं पहले। तो AB2L में जो अणु है आपका उसका उदाहरण है SO2, O3, SnCl2, NO2, है ना। तो इसमें अगर SO2 का देखें हम लोग तो SO2 की संरचना कैसे बनती है। S के बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सभी को पता है। S के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6। तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है ना, और ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में भी कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ पे ये दोनों तो बंध बना लेंगे, है ना, ये दोनों आपस में बंध बना लेंगे, और यहाँ पे एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आपका बचा हुआ है ना। तो क्या होता है, इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण जो बॉन्ड बना है वो हल्का से नीचे की ओर झुक जाता है। मतलब यहाँ पे इस प्रकार से ना बन करके ये कैसा बनता है, ऐसा बनता है। क्यों, इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण। ठीक, तो ये है आपकी इसकी आकृति है V की आकृति। मतलब अगर यहाँ पे आपको बोला जाएगा SO2 की आकृति क्या है, कौन से प्रकार की है, तो यहाँ पे लिखना आप लोग SO2 की आकृति जो है कैसी है, V के आकार की है। ठीक, या फिर ये लिख सकते हैं SO2 की आकृति उल्टे V के आकार की है ना, या फिर झुका हुआ V के आकृति की है, ऐसा भी हम लोग लिख सकते हैं। अब आगे देखें AB3L प्रकार के अणु को, तो इसमें आपका सेंट्रल एटम है A, और A से जो सेंट्रल एटम है उससे 3 परमाणु जुड़े हुए हैं। ठीक, इससे कितने परमाणु जुड़े हुए हैं, 3 परमाणु, और उसमें एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है। ठीक, अगर L2 होता तो 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते, अगर एक ही L है तो इसका मतलब एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, इस प्रकार से। ठीक, तो इसका उदाहरण है आपका PCl3, NCl3, PH3, H3O+ एंड NH3। NH3 आपका सबसे सिंपल उदाहरण है। अगर इसका देखें तो क्या हो जाता है, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन से कितना परमाणु जुड़ा है, कितना हाइड्रोजन जुड़ा है, 3 हाइड्रोजन, है ना। तो यहाँ पे और यहाँ पे नाइट्रोजन के अंतिम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5 इलेक्ट्रॉन। ये है 5 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो यहाँ पे देखो हाइड्रोजन के अंतिम कक्ष में 1-1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ये सबको पता है। तो यहाँ पे ये बॉन्ड बना लेंगे, है ना। अब यहाँ पे देखो एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है ना। तो इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण यह जो बॉन्ड बना हुआ है हल्के से क्या होता है, प्रतिकर्षण होता है यहाँ पे, इस कारण नीचे की ओर आ जाता है। तो यहाँ पे इसकी संरचना ऐसी ना बन करके कैसी बन जाती है, यहाँ पे जो संरचना है हल्के से क्या हो जाती है, झुक जाती है, और इस प्रकार की यहाँ पे जो आपकी NH3 की संरचना है इस प्रकार से बनती है। ठीक, किसके कारण ये ऐसे बन रही संरचना, इस एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म के कारण। अगर ये नहीं होता तो यहाँ पे संरचना थोड़ी सीधी बन जाती, लेकिन यहाँ पे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ गया है, इस कारण यहाँ पे प्रतिकर्षण होता है, इस कारण यहाँ पे जो बंध है हल्के से नीचे की ओर झुक जाता है। और यहाँ पे जो आपकी संरचना बनेगी वो होगी आपकी ये वाली संरचना कैसी थी, V के आकार की। और ये जो संरचना है आपकी ये है, मतलब AB3L प्रकार के जो अणु होंगे उनकी संरचना होगी त्रिकोणीय पिरामिडीय। ये है त्रिकोणीय, और इसको हम लोग जोड़ेंगे तो यहाँ पे जो संरचना बनेगी वो कैसी होगी, त्रिकोणीय पिरामिडीय। ठीक,
यहाँ पे जोड़ते हैं तो यहाँ पे संरचना जो बनती कैसी होती है, त्रिकोणीय पिरामिडीय। त्रिकोणीय पिरामिडीय संरचना बनेगी। ठीक, अब आगे देखते हैं Ab2L2 प्रकार के अणु के बारे में। तो इसका उदाहरण है आपका H2S NH3 - H2O। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, अच्छा मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ये इसकी संरचना बनी है त्रिकोणीय पिरामिडीय और इसकी संरचना बनी है V के आकार की। ठीक, ये ज्यामिति, हाँ, इसकी आकृति या फिर इसकी ज्यामिति या फिर इसकी संरचना V के आकार की बनी है, इसकी संरचना त्रिकोणीय पिरामिडी बनी है। अब आगे देखते हैं तीसरे Ab2L2 प्रकार के अणु के बारे में। तो यहाँ पे सेंट्रल एटम है, उससे 2 परमाणु जुड़े हुए हैं, है ना, और लोन पेयर कितने हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे उपस्थित हैं। ठीक, तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, उदाहरण एक किसी का भी उदाहरण को देखते हैं हम लोग यहाँ पे। जैसे कि अगर H2O का देखें तो यहाँ पे संरचना कैसी बनेगी, ऑक्सीजन जो है 2 हाइड्रोजन से जुड़ा हुआ है ना, ये ऑक्सीजन है। ऑक्सीजन के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, बाह्यतम कक्ष में आपका 6 इलेक्ट्रॉन होता है ना, 2 2 4 2 6, और क्या है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो यहाँ पे ये इस प्रकार से बंध बनाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे प्रतिकर्षण के कारण क्या होता है, प्रतिकर्षण के कारण यहाँ पे H2O की जो संरचना है वो रैखिक ना बन करके क्या हो जाती है, V की आकृति की बन जाती है, और वो भी कैसी, टेढ़ी V के आकृति की संरचना यहाँ पे बनती है। जैसे कि यहाँ पे देखें तो यहाँ पे 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म यहाँ पे व्यवस्थित हो जाते हैं और हाइड्रोजन जो है आपका नीचे की तरफ, सॉरी यहाँ पे थोड़ा ये और इधर आएगा, इस प्रकार से, इस प्रकार से, उसके बाद यहाँ और यहाँ आपका हाइड्रोजन होता है। ठीक, तो यहाँ पे इस प्रकार आपका जो ऑक्सीजन है उसकी संरचना बनती है टेढ़ी V के आकार की। यहाँ पे प्रतिकर्षण के कारण संरचना क्या हो जाती है, प्रतिकर्षण के कारण संरचना इस प्रकार से बनती है। तो यह है आपकी टेढ़ी V के आकार की संरचना, टेढ़ी मेढ़ी V की आकृति की। ठीक, देखो यहाँ पे जैसे कि मैंने लोन पेयर को नीचे में दर्शा दिया था, है ना, लेकिन आप लोग लोन पेयर को एक ही साइड में दर्शाना। ठीक, जैसे कि यहाँ पे नीचे में ना रख करके अगर यहाँ भी दर्शा रहे तो ऐसे करके। ठीक, अगर ऐसे हम लोग रखते हैं तो प्रतिकर्षण के कारण ये हल्का से नीचे आ जाएगा और ये हाइड्रोजन भी क्या हो जाएंगे, ये नीचे आएगा तो ये हाइड्रोजन भी प्रतिकर्षण उत्पन्न करेगा और वो भी क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। अब आगे देखते हैं Ab4L प्रकार के अणु के बारे में। तो इसका उदाहरण है आपका TeCl4 और SF4। इसमें क्या है, आपका जो सेंट्रल एटम है उससे 4 परमाणु जुड़े हुए हैं और यहाँ पे लोन पेयर है आपका 1 है ना। तो अगर इसके उदाहरण में किसी भी जैसे कि SF4 या फिर TeCl4 को देखें तो यहाँ पे जो संरचना बनेगी वो किस प्रकार से बनती है उसको देखते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या हो जाता है, जो सल्फर है उसके बाह्यतम कक्ष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। उसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे जो संरचना बनेगी आपकी वो इस प्रकार की बनेगी। यहाँ पे एक लोन पेयर होगा और ये क्या होगी, आप यहाँ से आपका जो फ्लोरीन जुड़ा रहेगा, है ना। ये इस प्रकार की संरचना आपकी बनेगी Ab4L प्रकार की जो अणु होंगे, जैसे कि TeCl4 SF4। ये जो संरचना दिख रहा है आपको, ये क्या है, सीसा झूले के आकार की। सीसा झूला आपने झूला होगा, इस प्रकार से रहता है, वो नीचे से वो लगा रहता है, नीचे से उस मतलब झूले का आधार, और ऊपर में एक तरफ इधर कोई इंसान बैठता है और इधर कोई इंसान बैठता है और ऐसे ऐसे करके क्या होता है, झूलते हैं। तो ये है यहाँ पे जो संरचना बनी है, सीसा झूले के आकार की संरचना यहाँ पे बनती है। ठीक,
तो Ab4L प्रकार के जो अणु होंगे उनकी संरचना कैसी बनेगी, सीसा आकृति की। ठीक, अब आगे देखते हैं Ab3L2 प्रकार के अणु के बारे में। तो यहाँ पे उदाहरण है आपका BrF3, IF3 और ClF3। यहाँ पे जो अणु होंगे उनकी संरचना किस प्रकार से बनती है उसको भी देखें हम लोग। क्लोरीन, अगर इस उदाहरण को देखें तो क्या होता है, क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 2 3, यहाँ पे 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाते हैं और यहाँ पे आपका ये टी की आकृति की, अगर इसको मैं जोड़ना चाहूँ तो यहाँ पे जो संरचना बनेगी ऐसे करके बनती है। ठीक है, मतलब Ab3L2 प्रकार के जो अणु होंगे जैसे कि लाइक ClF3, IF3, इनकी संरचना कैसी होती है, टी के आकार की बनती है, टी के आकार की या फिर टी आकृति की। ठीक, अब आगे देखते हैं और 6 है आपका Ab2L3 प्रकार के अणु के बारे में। तो इसका उदाहरण है Br3 -N, I3 और है XeF2 -N। तो इसकी संरचना को देखें तो यहाँ पे क्या हो जाता है, जो X ही रहता है उसके बाह्यतम कक्ष में होता है आपका 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। इसके बाह्यतम कक्ष में होता है 8 इलेक्ट्रॉन। तो क्या हो जाता है, यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन, मतलब 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाते हैं और ऊपर में 1 इलेक्ट्रॉन, नीचे में 1 इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 1 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म आ जाते हैं, क्योंकि इस तीनों एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को यहाँ पे हम लोग व्यवस्थित नहीं कर पाते। तो इस कारण यहाँ पे जो संरचना बनती है आपकी किस प्रकार, रैखिक बन रही है ना। तो Ab2L3 प्रकार के जो यौगिक होते हैं उनकी संरचना कैसी बनती है, रैखिक। अब आगे देखते हैं, यहाँ पे आपके अणु का प्रकार है Ab5L प्रकार का। अणु का प्रकार क्या है, Ab5L प्रकार के अणु, और इसका उदाहरण है BrF5, IF5। तो यहाँ पे जो अणु होंगे उनकी संरचना कैसी बनेगी, जैसे BrF5 की संरचना को देखें तो यहाँ पे संरचना कैसी है, ब्रोमीन के बाह्यतम कक्ष में क्या होता है, 7 इलेक्ट्रॉन होता है, ये हैलोजन ग्रुप का ही तत्व है। तो ब्रोमीन के बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 7 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 और 7 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बनाए गए यहाँ पे। और यहाँ पे 1 फ्लोरीन, यहाँ से 1 फ्लोरीन, यहाँ से 1 फ्लोरीन, यहाँ से 1 फ्लोरीन और यहाँ से 1 फ्लोरीन। तो इस प्रकार यहाँ पे जो संरचना बनती है आपकी, किस प्रकार की संरचना बनती है, इसको अगर हम लोग जोड़ना चाहें तो यहाँ पे जो संरचना बनती है वर्ग पिरामिडी आकार की संरचना यहाँ पे बनती है। ठीक, तो इसकी संरचना कैसी बनी है, वर्ग पिरामिडीय। ठीक, उसके बाद है 8वां आपका अणु का प्रकार Ab4L2। ठीक, तो यहाँ पे देखो जो सेंट्रल एटम है वो 4 परमाणु से जुड़ा हुआ है और यहाँ पे लोन पेयर कितने हैं, 2 हैं। उदाहरण में है आपका XeF4। तो जो आपका Xe है उसके बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, है ना। Xe के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन, ये है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। और यहाँ पे आपका फ्लोरीन। तो इस प्रकार यहाँ पे जो संरचना बनेगी आपकी वर्ग के आकार की बनेगी। ठीक, यहाँ पे जो संरचना बनेगी किस प्रकार की बनेगी, वर्ग समतलीय, स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, यहाँ पे संरचना कैसे बनती है, वर्ग समतलीय। तो यहाँ पे हमने देखा अलग अलग अणु में लोन पेयर के कारण संरचना कैसे बन रही है, अलग अलग बन रही है। यहाँ पे लोन पेयर के कारण ही यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रतिकर्षण हो रहा है। प्रतिकर्षण के कारण संरचना क्या हो रही है, संरचना में पहले दूसरे होती है, लेकिन लोन पेयर आ जाता है तो उनकी संरचना क्या हो जाती है, अलग बन जाती है। लोन पेयर के कारण क्या होता है, लोन पेयर में प्रतिकर्षण होता है, लोन पेयर में ज़्यादा प्रतिकर्षण होता है, इस कारण इनकी संरचना जो Ab2L प्रकार के अणु होते हैं उनकी संरचना V के आकार की बनती है। Ab3L प्रकार के जो अणु होंगे उनकी संरचना त्रिकोणीय पिरामिडीय बन जाती है ना। तो इस प्रकार लोन पेयर की उपस्थिति के कारण, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण संरचना क्या होती है, अलग अलग डिफरेंट बन जाती है। हम आगे देखते हैं VSEPR जो थ्योरी है उससे
उसके थ्रू हम लोग अणु की आकृति कैसे बताएंगे। देखो, इससे पहले हमने VSEPR थ्योरी को पढ़ा था। अब हम लोग ये देखेंगे कि उस VSEPR थ्योरी से हम लोग अणु की आकृति को कैसे बता पाते हैं। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा EP लिखा है। तो EP क्या होता है, EP किसको दर्शाता है। EP जो है केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या को दर्शाता है। EP केंद्रीय जो सेंट्रल एटम है उसके चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की कुल संख्या को दर्शाता है। उसके बाद EP बराबर होता है हाफ, EP बराबर क्या होता है, हाफ केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस केंद्रीय परमाणु से एकल बंध से जुड़े परमाणु की संख्या। EP बराबर होता है हाफ केंद्रीय परमाणु से जुड़े केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, मतलब केंद्रीय परमाणु के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन हैं, उसको दर्शाना है। प्लस उसके केंद्रीय परमाणु से जो सेंट्रल एटम है वो उससे कितने एकल बंध जुड़े हुए हैं, मतलब एकल बंध से जुड़े हुए परमाणु कितने हैं। ठीक, तो अब आगे देखते हैं। अगर यहाँ पे, हाँ चलो उसको बाद में देखेंगे। NB बराबर क्या है, NB क्या है, बंधित युग्मों की संख्या। NB क्या है, बंधित युग्मों की संख्या। इसकी गणना केंद्रीय परमाणु से एकल बंध द्वारा जुड़े हुए अणु की संख्या की गणना द्वारा किया जा सकता है। NB क्या है, बॉन्ड पेयर, कितना बॉन्ड पेयर वहाँ पे बना हुआ है। NL क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। NL क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। अगर आपको एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या निकालनी है तो यहाँ पे आप EP माइनस NB कर सकते हो। EP माइनस NB करेंगे तो यहाँ पे हमें पता लग जाएगा कि इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी है। तो यहाँ पे जो जो लिखा है उसको हम लोग अगले उदाहरण से क्या करेंगे, अगले उदाहरण में रख करके देखेंगे और अणु की आकृति किस प्रकार बनेगी उसका मेज़र करेंगे। ठीक, जैसे कि यहाँ पे देखो ClF3 लिखा है ना, यहाँ पे हम लोग VSE, हाँ तो यहाँ पे देखो ClF3 लिखा है। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि VSEPR थ्योरी की मदद से इस अणु की आकृति को कैसे बता पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे देखो EP बराबर क्या होता है, इससे पहले हमने देखा था। EP बराबर केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या। EP क्या है, केंद्रीय सेंट्रल एटम के चारों ओर इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या को दर्शाता है आपका EP। EP क्या है, केंद्रीय परमाणु के चारों ओर उपस्थित इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या है। ठीक, और यहाँ पे NB क्या है, आपका बंधित युग्मों की संख्या है, वहाँ पे कितने सिंगल बॉन्ड बने हुए हैं उनकी संख्या। उसके बाद NL क्या है, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या, मतलब वहाँ पे कितने लोन पेयर बचे हुए हैं। तो इस NL को हम लोग EP माइनस NB करके प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ पे EP निकालने के लिए आपका सूत्र है EP बराबर क्या हो जाता है, हाफ केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, केंद्रीय परमाणु के संयोजी मतलब उसके बाह्यतम कक्ष में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन, उसके कोई भी सेंट्रल एटम है उसके बाहर में कितने इलेक्ट्रॉन है ना, ये आपका संयोजी संख्या कहलाता है। संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या, इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस क्या आ जाएगा, केंद्रीय परमाणु से एकल बंध से जुड़े हुए अणुओं की संख्या। केंद्रीय परमाणु से, तो ये है आपका EP बराबर हाफ केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या प्लस केंद्रीय परमाणु से जुड़े एकल बंध से जुड़े अणुओं की संख्या। यहाँ पे देखो जैसे नाइट्रोजन के बाह्यतम कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होता है ना, कितना इलेक्ट्रॉन होता है, 5। तो ये उसके संयोजी इलेक्ट्रॉन हो गए। उसके बाह्यतम कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन है वो उसका क्या हो जाएगा, संयोजी इलेक्ट्रॉन हो जाएगा। ठीक, तो अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे ClF3 की संरचना किस प्रकार से बनती है ना। ClF3 की संरचना किस प्रकार से बनती है इसको VSEPR थ्योरी है उसके सहायता से हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे आपका EP बराबर कितना हो जाएगा, EP बराबर क्या होता है, हाफ केंद्रीय परमाणु कौन सा है आपका, क्लोरीन है। क्लोरीन क्या है आपका, केंद्रीय परमाणु। केंद्रीय परमाणु के चारों ओर केंद्रीय परमाणु के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो हमें पता है क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के बाह्यतम कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 7 प्लस क्या है, केंद्रीय परमाणु से जुड़े एकल बंध से जुड़े परमाणु की संख्या।
क्लोरीन से कितने फ्लोरीन जुड़े हैं? क्लोरीन से आपके 3 फ्लोरीन क्या है, जुड़े हुए हैं, है ना। क्लोरीन से कितने फ्लोरीन जुड़े हैं? 3। तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 3, और वो भी सिंगल बॉन्ड से ही, सिंगल बॉन्ड से ही जुड़ेंगे, क्योंकि हमें पता है फ्लोरीन के 72वें कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन। इसको अपना अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो वो सिंगल बॉन्ड से ही तो जुड़ेगा ना। अगर वो डबल बॉन्ड से जुड़ा है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, उसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या ज़्यादा हो जाएगी। तो इस कारण केंद्रीय परमाणु से एकल बॉन्ड से जुड़े हुए परमाणु की संख्या 3 है, 3 फ्लोरीन जुड़े हैं और वो भी एकल बॉन्ड से ही जुड़े हैं। तो यहाँ पे EP बराबर आपका आ जाएगा 7 3 कितना हो जाएगा 10, 1 मिनट 2, इसका मतलब 5। EP बराबर कितना आ गया आपका 5। अब यहाँ पे हमें और निकालना है NB क्या है? अब हमें यहाँ पे निकालना है NB क्या है? बॉन्ड पेयर की संख्या, वहाँ पे कितने बॉन्ड पेयर बने हुए हैं। तो यहाँ पे हमें पता है क्लोरीन से सिंगल बॉन्ड से 3 सिंगल बॉन्ड से, क्लोरीन से 3 सिंगल बॉन्ड से क्या जुड़े हैं? 3 सिंगल बॉन्ड से आपके फ्लोरीन जुड़े हैं। इसका मतलब NB एकल बॉन्ड की संख्या कितनी है? 3 है। एकल बॉन्ड से जुड़े हुए परमाणु की संख्या कितनी है? 3 है। तो यहाँ पे आ जाएगा NB बराबर 3। NL बराबर क्या है? NL जो है एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या को दर्शाता है। तो देखो भाई, यहाँ से फ्लोरीन के 72वें कक्ष में आपका 7 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 2 4 2 6 और 7, है ना। तो यहाँ से 3 इलेक्ट्रॉन से तो फ्लोरीन जुड़ गया है। अब आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं उसको गिन लो आप लोग। आपके पास 4 इलेक्ट्रॉन बचे हैं, है ना। कितने इलेक्ट्रॉन बचे हैं? 4 इलेक्ट्रॉन। अगर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की बात करें तो आपके पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचे हुए हैं। NL जो है आपके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या को दर्शाता है। तो इसका मतलब क्लोरीन के पास 2 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचे हुए हैं। तो NL बराबर आ जाएगा आपका 2, है ना। अगर NL ज्ञात करना है तो यहाँ पे हम लोग EP माइनस NB करके भी ज्ञात कर सकते हैं। EP माइनस NB करेंगे तो कितना आ जाएगा? 7 माइनस 3 करेंगे तो 5 माइनस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 2। तो एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की संख्या कितनी आ गई? आपकी 2। ठीक। अब यहाँ पे क्या है, अब हम लोग यहाँ से हम लोग ये देखेंगे कि कौन से प्रकार का अणु बन रहा है, AB2 प्रकार का, AB3L प्रकार का, या फिर AB3L2 प्रकार, कौन से प्रकार का। तो यहाँ पे देखो, A आपका सेंट्रल एटम है जिससे कितने परमाणु जुड़े हुए हैं? सिंगल बॉन्ड से 3 परमाणु जुड़े हुए हैं। हमने देखा है यहाँ पे क्लोरीन से सिंगल बॉन्ड से 3 परमाणु जुड़े हुए थे, तो क्या हो जाएगा? AB3 हो जाएगा, है ना। उसके बाद हमने देखा यहाँ पे लोन पेयर कितने बचे हुए हैं? लोन पेयर 2 बचे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा? L2 हो जाएगा। ठीक, AB3L2 हो जाएगा। तो अणु का प्रकार आपका AB3L2 है। तो इसकी संरचना कैसी बनेगी? तो इससे पहले हमने देखा था एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म की उपस्थिति के कारण अणु की संरचना किस प्रकार से बनती है, इसको हमने अभी इससे पहले ही देखा था। तो उससे हम लोग देखते हैं। चलिए यहाँ पे देखिए, AB3L2 प्रकार के जो अणु है उसकी संरचना कैसी बनती है? T के आकार की। यहाँ पे हमने ClF3 के बारे में ही देखा था, है ना। ये तो उसकी संरचना कैसी बनती है? T के आकार की। तो इस प्रकार हमने देखा यहाँ पे जो आपका अणु है ClF3, उसकी संरचना कैसी बनेगी? T के आकार की। ठीक, किसके आकार की? T के आकार की, या फिर T की आकृति की। ठीक, तो इस प्रकार VSEPR थ्योरी की मदद से हमने यहाँ पे जाना कि अणु की आकृति किस प्रकार से बनती है। यहाँ पे कुछ और उदाहरण दिए हैं, जैसे कि BRF5। BRF5 में आपका सेंट्रल एटम कौन सा है? Br है। ठीक, जिनकी परमाणु की संख्या कम होती है वो आपका एक्चुअल में ज़्यादा पहले सेंट्रल एटम माना जाता है। तो यहाँ पे ब्रोमीन के सिर्फ 1 परमाणु है, फ्लोरीन के 5 हैं। तो Br क्या हो जाएगा? आपका सेंट्रल एटम। तो EP ज्ञात करते हैं पहले। EP क्या होता है? केंद्रीय परमाणु से जुड़े हुए परमाणु की संख्या प्लस सेंट्रल एटम से एकल बॉन्ड से जुड़े हुए अणुओं की संख्या। तो यहाँ पे फ्लोरीन तो हमेशा सिंगल बॉन्ड ही बनाता है, क्योंकि फ्लोरीन के 72वें कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 7। 7 को अपना अष्टक पूरा करने के लिए सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए रहता है। तो फ्लोरीन सिंगल बॉन्ड से ब्रोमीन से जुड़ता है। तो इसका मतलब
ब्रोमीन के बाह्यतम कक्ष में कितने संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होती है? ब्रोमीन के संयोजी इलेक्ट्रॉन की संख्या 7 होती है। प्लस एकल बंध से जुड़े हुए अणुओं की संख्या कितनी है? 5 है। यहाँ पे देखिए एकल बंध से जुड़े हुए अणुओं की संख्या कितनी है? 5 है। तो हम लोग यहाँ पे अगर वो करेंगे 7 3 10 2 12 हो जाएगा। ठीक है, 12 में 12 का भागित 2 से करेंगे तो 2 छक्का 12 हो जाएगा। उसके बाद बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, उसके बाद एन बी क्या है आपका? बॉन्ड पेयर की संख्या, मतलब कितने बंधित युग्म बने हुए हैं। ब्रोमीन से 5 परमाणु जुड़े हैं, वो भी सिंगल बॉन्ड से, तो एन बी बराबर 5 आ जाएगा। उसके बाद एन एल बराबर कितना आ जाएगा? एन एल निकालने के लिए क्या करेंगे? ई पी माइनस एन बी करेंगे, ई पी माइनस एन बी करेंगे, 6 में 5 घटाएंगे तो 1 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो अणु है आपका कौन से प्रकार का बनेगा? AB5L। ऐसा क्यों बन रहा है? क्योंकि जो आपका सेंट्रल एटम है उससे कितने परमाणु जुड़े हुए हैं? आपके 5 परमाणु। बंधित युग्म की संख्या ये बताती है कि जो आपका सेंट्रल एटम है उससे कितने परमाणु सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं। तो एन बी बराबर 5 आया है, तो इस कारण AB5 लिखेंगे। उसके बाद लोन पेयर की संख्या कितनी है? 1 है, तो इस कारण L लिखेंगे। अब हाँ, AB5L प्रकार का जो अणु है उसकी संरचना कैसी बनती है? समतली पिरामिडीय। इसको जानने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अणु का प्रकार देखते हैं और यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। इसको आप लोग बना बना के प्रैक्टिस कीजिएगा, उसके बाद आपका समझ में आ जाएगा। AB5L प्रकार का जो अणु है उसकी संरचना कैसी बनी है? समतली पिरामिडी या फिर वर्ग पिरामिडी, ये वही है, समतली या फिर वर्ग पिरामिडी। ठीक, तो इस प्रकार यहाँ से VSEPR थ्योरी की मदद से हम लोग ये बता सकते हैं कि अणु की आकृति किस प्रकार बनेगी। ठीक, EP क्या है, NB क्या है, NL क्या है, इसको आप लोग देखिएगा और अच्छे समझिएगा।